अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मैं हूं मसूद रज़ा। मुल्क की सियासत काफ़ी अरसे से इक़्तिदार की जो राहदारियां हैं इनका रास्ता कहीं ना कहीं जाके टकरा जाता है कानूनी और आइनी मामलात के साथ, और इस वक्त भी कुछ इसी तरह की सूरत हाल मौजूद है। मखसूस नशिस्तों का मामला, सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है, नून लीग अपील में चली गई है, और एडहॉक जजेस का मामला, ये दो मामलात ऐसे हैं जो इस वक्त सियासी मामलात जो हैं उनमें बड़े बढ़ चढ़ के बयानात सामने आ रहे हैं। नून लीग की तरफ से भी बयानात आ रहे हैं, दीगर सियासी जमातें जो हैं उनकी तरफ से भी मामलात उठाया जा रहे हैं, ये सारे मामलात उठाए जा रही हैं। तो मखसूस नशिस्तों के मामले पर एक बार फिर हुकूमत का रवैया वही है कि अदलिया पर तनकीद शुरू कर दी गई है। ये पहली मरतबा नहीं है कि अदलिया पर और सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर, हाई कोर्ट के जजेस पर कभी नाम लेकर, कभी तस्वीरें लगाकर तनकीद ना की गई हो। तो एक मरतबा फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। मरियम नवाज साहिबा ने कल बहुत सख्त रिमार्क्स दिए थे, बहुत सख्त बातें की थी। ज़रा मैं आपको सुनाता हूँ। यानी ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मुल्क को डिस्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमतें आती जाती रहती हैं। बरतानिया में पिछले दिनों में कई इलेक्शन हुए और अभी भी वहाँ पर सूरत हाल कोई बहुत अच्छी नहीं है। तो इलेक्शन होना, आवाम की राय का आना कोई बुरी बात नहीं होती, और अदलिया का एहतराम करने की बातें तो की जाती हैं, लेकिन अदलिया का एहतराम नज़र नहीं आता। शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ दिन पहले गुफ्तगू की थी, और उस मौके पर भी मैंने यही कहा था कि जब मुल्क में इन्वेस्टमेंट लाने की बात हो रही हो तो उस वक्त अपने इदारों को इस तरह से ललकारना और इस तरह से उस पर तनकीद करना बनता नहीं है। शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू। फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर न सिर्फ यहाँ तनकीद हुई, नवाज शरीफ साहब ने भी बारहा इसी तरह का रवैया अख्तियार किया है, और ऐसा उस वक्त होता है जब खुद को सियासी तौर पर दबाव में महसूस करते हैं। तो ये तो मामला एक अपनी जगह है। अब इस तनाजुर में बात ये हो रही है कि नए इंतखाबात होने चाहिए। मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा है कि नए इंतखाबात के लिए PTI KP असम्बली तहलील करने को तैयार है, और उन्होंने कमेटी तश्कील दे दी है। कामरान मुर्तज़ा साहब उसके सरबराह होंगे और वो PTI से इस मामले पर मुज़ाकरात भी करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब भी आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका। मोहतरम जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार हैं, साबिक़ सदर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और जहांगीर जदून साहब, माहिर आईन व कानून, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये तमाम मामलात कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं पूछूंगा, लेकिन ये नए इंतखाबात के लिए KP असम्बली तहलील करने की जो बात हुई है कि तहरीक इंसाफ तैयार है, ये क्या मामला है, ज़रा ये बताइएगा। देखिए, मैं इस वक्त कोयटा में हूँ। बाकी जो असम्बली के हवाले से बात हुई है वो असद कैसर साहब के दरमियान और मौलाना साहब के दरमियान हुई होगी, तो मुझे उसके बारे में कोई ज़्यादा इल्म नहीं है। मुझे बुलवा लिया गया है, कहा कि इस्लामाबाद वापस पहुँचे फौरी तौर पे, तो मैं कल सुबह वापस आ रहा हूँ। कल शाम को शायद कोई 7 बजे मीटिंग है, और उस मीटिंग के बाद फिर जो है मैं इस काबिल हूँगा कि मैं आपको ब्रीफ़ कर सकूँ प्रॉपरली। मौलाना साहब से गाइडलाइन भी ले लूँगा और बता भी सकूँगा कि क्या उस तरफ से क्या बात हुई है और इस तरफ से क्या जो है ना, दोनों की कंटेंशंस बता सकूँगा, शेयर कर सकूँगा कौम के साथ, मीडिया के साथ। ठीक सर, इंशाल्लाह कल आपको फिर इस हवाले से हम ज़हमत देंगे, पूछेंगे आपसे कि क्या ये मामला क्या रुख इख्तियार कर रहा है। ये फरमाएं कि ये जो अभी मैंने कुछ इक़्तिबासात सुनाए मुख्तलिफ़ तकरीरों के, एक पूरी टाइमलाइन मौजूद है कि जब सियासी जमातें, अच्छा ये सिर्फ नून लीग की बात नहीं है, इसमें तहरीक इंसाफ भी इस तरह से करती रही है और नून लीग भी करती रही है हालिया दिनों में। ये दो बड़ी सियासी जमातें हालिया सालों में। तो ये रवैया जो है कि अदालत का फ़ैसला आ जाए, हम तो ये समझते हैं कि अदालत का फ़ैसला आए तो उसे फिर कबूल करना चाहिए, चाहे आपको उस पर एतराज़ात हों, लेकिन कबूल ना करना या फिर जजेस को टारगेट करना, ये रवैया सर ख़तरनाक है इन हालात में जब इतनी पोलराइजेशन है और मामला बहुत नाजुक हैं। देखिए, ये मुल्क के लिए तबाहकुन है ये रवैया। मैं ख़ुद इस फैसले से इत्तफाक नहीं करता, मगर इत्तफाक न करते हुए भी चूँकि ये लाफ द लैंड है, इसलिए इसको मानता हूँ, तस्लीम करता हूँ और इसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहता हूँ। इसके नतीजे में कम जो सीटें जाएंगी उसमें तकरीबन 7वां हिस्सा जो है हमारा है, और वो सीटें हमसे चली गई हैं, मगर इसके बावजूद मौलाना साहब ने इसका खैर मकदम किया है। तो जब तक आप फैसले नहीं मानेंगे अदालतों के और आप जजों को इस तरह से निशाने पे रख लेंगे, उन पे ज़ाती हमले कर लेंगे, कल आपके यहाँ लोग जज बनना छोड़ जाएंगे, अच्छे लोग नहीं मिलेंगे आपको। फिर आपको इसी तरह के लोग मिलेंगे कि फ़लाँ पार्टी का, फ़लाँ पार्टी का। उन्होंने फ़ैसला किया अपनी अकल और दानिस्त के मुताबिक, वो जवाबदेह हैं अल्लाह पाक को और उसके बाद अपने ज़मीर को। आप उससे इत्तफाक करिए फ़ैसले से या इख्तलाफ करिए, मगर ये लाफ दी लैंड है। लाफ दी लैंड दो तरह से होता है, या पार्लियामान से जो है वो आप कोई कानून साजी करके ले आएँ, या दूसरा जो जजेस की जजमेंट आ जाती है। जजमेंट आ गई
अनलेस कि ये रिव्यू ये लॉ ऑफ द लैंड है और इसके मुताबिक जो है ना इम्प्लीमेंटेशन इसकी होनी है इन एनी केस। ठीक, जहांगीर जदून साहब, सर ये नून लीग की तरफ से मुसलसल यानी अपोजिशन में बैठा कोई शख्स इस तरह की गुफ्तगू कर रहा हो, कोई ऐवान से बाहर बैठा हुआ शख्स बात कर रहा हो तो उसका वेटेज कुछ और होगा, लेकिन अगर वज़ीर आज़म कह रहे हो कि हाकिम बदहन काली भेड़ें मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, या ये कहा जा रहा हो कि जी आईनी हाथों से निपटेंगे आपने अगर डिस्टेबल करने की कोशिश की, तो इस तरह का रवैया, इस पर आप क्या कहेंगे? कामरान मुर्तज़ा साहब कह रही कि ये तबाहकुन है सिस्टम के लिए, मुल्क के लिए। देखें, अब ये हमारी अदालतें जो हैं, आईनी अदालतें हैं, वो अदालतों का एहतराम ना सिर्फ वज़ीर आज़म ना वज़ीर आला बल्कि तमाम जितने भी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है, अगर हम अदालतों पे ट्रस्ट नहीं करें तो फिर ये निज़ाम कोलैप्स हो जाएगा, फिर निज़ाम नहीं चल सकता। तो गवर्नमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी बनती है। देखें, आर्डर आपके खिलाफ भी आ सकता है, जिस तरह कामरान भाई ने कहा जी वो कोई जजमेंट से मुतफिक हो ना हो, लेकिन एक दफ़ा जब जजमेंट आ जाती है तो उसके दो रास्ते होते हैं। अगर आपके पास कोई राइट ऑफ अपील है, राइट ऑफ रिव्यू है, तो आप डेफिनेटली उस पर जाते हैं और जजमेंट पे क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो प्रॉपर्टी होती है। लेकिन जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का तल्लुक है तो मेरे ख्याल में अगर इम्प्लीमेंटेशन में आप कोई बंदा रोड़े अटकाएगा तो डेफिनेटली वो जो है फिर वो सिस्टम जो है वो इस तरह नहीं चल सकता। कल को फिर कोई भी ताकतवर बंदा आएगा तो वो कहेगा जी मैं नहीं मानता हूँ। गवर्नमेंट को छोड़ दे कोई बंदा हो, बाज़ लोग रियल केसेस में भी बड़े ताकतवर होते हैं, तो वो कल कोई लैंड माफिया है जी उसके जी मैं तो सिविल कोर्ट की जजमेंट मानता ही नहीं हूँ, मेरे पास बड़ी ताकत है, तो फिर तालिबान में और पाकिस्तान के लोगों में क्या फर्क रह जाएगा? तालिबान भी यही कहते हैं कि जो हम कहते हैं ये कानून है, हमारे कानून पे आप अमल करें। इस तरह निज़ाम नहीं चल सकता। अगर आपने डेमोक्रेटिकली एक आइन के मुताबिक निज़ाम चलाना है, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक, तो जजमेंट बेशक हमारे खिलाफ नहीं आती। हम वकील रोजाना जो है हर हफ्ते में 1-2 केस हमारे खिलाफ हो जाते हैं, 2-3 हमारे हक में जाते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं आप जज को टारगेट करें, कोर्ट को टारगेट करें, वो आगे आपके पास रेमेडी होती है। अगर ना भी हो तो जो इम्प्लीमेंटेशन का तो इशू है वो हर हालत में इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और गवर्नमेंट को तो ये बात करनी नहीं चाहिए कि हम किसी चीज को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, ये तो सवाल ही नहीं बताता। गवर्नमेंट अगर अदालत की बात नहीं मानती तो फिर आम सिटीजन जो है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? मगर क्या वजह क्या है जदून साहब कि इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? आज भी जनाब नवाज शरीफ साहब ने कहा कि राह चलते एक सड़क पे फिरते हुए एक शख्स को कहा गया क्या हो हम तुम्हें इंसाफ देते हैं, तो वो तो ये कह रहे हैं कि जी ये देखो जितने भी सियासतदान है ना क्रॉस द बोर्ड में जो कोई ऐसी एक्सेप्शन नहीं है कि जब भी कोई ऐसा होता है, ये कामरान भाई की पार्टी है, इन्होंने भी जो है एक दिन आया सुप्रीम कोर्ट के बाहर गए, नून लीग हो, पीटीआई हो, कोई भी जमात हो, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। अब मैं अगर डिसऑनेस्टी से काम नहीं करेंगे कहूँ फलानी पार्टी जो है बहुत इसमें एक्सेप्शनली जो है उसके खिलाफ ही फैसले हैं तो वो तनकीद नहीं करती या बात नहीं मानती। ये सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है, ये पॉलिटिकल एलीट जो है, ये किसी न किसी जगह पे वो कहते हैं कि प्रेशर एक्सर्ट करें जजेस पे या उस पे। लेकिन बात देखना ऐसी डिसीजन आती है जिस तरह 2018 पे एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को एस्टेब्लिशमेंट, और अभी उन्होंने कहा, हम ये कहते हैं कि जो उस वक्त के मोहरे थे मुस्लिम लीग को चाहिए कि उनको टारगेट करें। जो भी आपने बात सुनवाई है मियां नवाज शरीफ की, उसमें उन्होंने कहा जी बाजवा और जनरल फैज हमीद जो है वो उन्होंने सारा काम किया और आगे जो है मोहरे थे। तो जो काम करने वाले हैं मेरे ख्याल में उनको ज्यादा जो है किसी न किसी तरह के लॉ के अंदर लाएं, आप नेट के अंदर लाएं। अब उनको तो आप छोड़ रहे हैं, उन पे तो अभी तनकीद आपने बंद कर दी है। तो ये इससे मेरी थोड़ी सी रिजर्वेशन है कि हम आपकी बात पे इत्तेफाक करते हैं कि आपको गलत निकाला गया 2018 में, लेकिन जिन लोगों ने निकाला उनको आप स्पेयर कर रहे हैं, उनके साथ आप कंप्रोमाइज कर रहे हैं, तो फिर इस तरह तो निजाम नहीं चलता। हमारे अंदर देखना हमारा भी एक दिमाग है, हम भी सोचते हैं। आप कामरान भाई ये भी एक वकील हैं, अपनी पोलिटिकल पार्टी में डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, आप जुबैरी हैं, चलो उनकी कोई पार्टी नहीं है आबद भाई की, लेकिन फिर भी वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उनका राइट बनता है। तो अगर आप समझते हैं कि 2018 में एस्टैब्लिशमेंट ने अदलिया के साथ का ज्यादती की है, तो एस्टैब्लिशमेंट के तो बंदा जो मेन बंदा था अभी इसकी गवर्नमेंट ने उसको क्लीन चिट दे दी है। जब धरना केस में कमीशन बनाया तो कमीशन शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने उनको क्लीन चिट दे दी है फैज हमीद को। तो इस तरह तो निजाम नहीं चल सकता। और अब हुकूमत है, अब हुकूमत नून लीग की है, अब नून लीग को करना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने लंदन से आने से पहले भी इस तरह की गुफ्तगू की थी, फिर वो उन्होंने अपना मौक़िफ़ बदल लिया। बहरहाल अभी मामला जो है वो ये है जो स्टैंड लेना चाहिए। जी जनरल फैज हमीद और जनरल बाजवा को कटहरे में लाएं, इनके खिलाफ क्यों नहीं केस करते, इनके खिलाफ क्यों नहीं आर्टिकल 6 तो सर फिर हुकूमत भी चलानी है ना, वो पॉलिटिशियन एक दूसरे को खिलाफ दिन रात कहते हैं जी आर्टिकल 6 उस पे लगा दो, इस पे लगा दो, तो आर्टिकल 6 के असल जो लोग हैं वो डिस्टेबलाइज करते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट करते हैं, जो वायलेट करते हैं, वो हैं
जो हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनको दायरा कार के लेंदो, उनको रूल ऑफ लॉ के, उन्होंने तो आइन के तहफ़्फ़ुज़ की ये मैं इन्वॉल्वमेंट नहीं करूंगा पॉलिटिक्स में, उन्होंने एक हलफ लिया होता है, वो तो जो है आर्टिकल सर आर्टिकल 6 का मामला आ गया। जदून साहब माजरत आपकी बात मुनक़ता हो रही है, अगर आ गया तो ये जो इलेक्शन अपने वक्त पर नहीं हुआ, ये निगरान हुकूमतें जो आगे बढ़ गई, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले नहीं माने गए, वो सब कुछ जो हुआ, तो फिर तो पता नहीं किस किस के नाम आ जाएंगे अगर इसी तरह से आर्टिकल 6 लग रहे हो। लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, मुल्क में कवानीन मौजूद हैं, यानी हम यहाँ पर जब बात करते हैं तो इदारों की इज़्ज़त और तकरीम की खातिर बहुत संभल के फूक कर अपने जुमलों का इंतखाब करते हैं, लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं कि खुदा न ख़ास्ता कोई ख़ता सरजद ना हो जाए। ये मुल्क के आला तरीन ऐवानों में बैठे हुए हमारे बड़े लीडर्स जो हैं वो एहतियात का दामन क्यों छोड़ देते हैं? और ये जो कवानीन है, हत्ता कि इज़्ज़त का कानून आ गया, इदारों की बेतौकीरी का कानून आ गया, इस तरह के कवानीन जो होते हैं, तो इनके ज़ुमरे में या ये कानून जो है इनको नहीं पकड़ता? ये क्या मामला है आखिर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल ये कानून की कमज़ोरी है कि इन लोगों ने, जिनकी अभी आपने तकारीर मुझे सुनाई, ये आज की बात नहीं है, पिछले साल से हो रहा है। ये तस्वीरें लगा के जजों के पे तनकीद किया करते थे, आपको याद होगा। और ये सारी पार्टीज़ ने आके बशमूल कामरान भाई की पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना दिया, तो कहा था हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड पे मौजूद है, आइन पार्लियामान के अंदर तकारीर मौजूद है कि जी हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं माना, किसी ने नहीं माना, इलेक्शन नहीं कराए। देखिए इशू ये है कि आप जब तक आइन और कानून और की पासदारी नहीं करेंगे, आपका सिस्टम नहीं चलेगा। और विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, ये PDM की हुकूमत थी पहले, अब PDM है या नहीं, लेकिन नून लीग की जो हुकूमत है उनका तो वतीरा ही रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए नवाज़ शरीफ साहब के साथ अभी जहांगीर भाई ने कहा कि गलत फ़ैसला आया, ठीक है, गलत फ़ैसला आया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, वो हो गए। लेकिन उनकी हुकूमत, नून लीग की हुकूमत नहीं ख़त्म हुई। शाहिद खाकान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म आए, उन्होंने उस हुकूमत ने अपना टेन्योर पूरा किया, और फिर उनको जो रिलीफ मिला, आपने देखा जिस तरह से हमने पिछले साल रिलीफ मिला, इस तरह से मिला कि जी प्राइम मिनिस्टरशिप उनके पीरियड पर रख के दी जा रही थी। वो तो इलेक्शन ऐसे हो गए कि जिसके अंदर फिर इनको फॉर्म 47 की हुकूमत बनानी पड़ी। ये हुकूमत अपने असल में जो हुकूमत अपनी जायज़ हुकूमत नहीं होती, और एक मैं समझता हूँ एक नाजायज़ हुकूमत बैठी हुई है इस पर, फॉर्म 47 वाली, और फॉर्म 45 वाले बाहर फिर रहे हैं, फॉर्म लेके और अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और ये लॉ बना रहे हैं कि जी अब ट्राइब्यूनल्स चेंज कर देंगे। ये सारी चीज़ें आप देखिए खेल क्या है। इनका हमेशा वतीरा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट पे के खिलाफ फैसला आ जाता है, अटैक करता है। अभी जहांगीर भाई ने कहा कि और जमातों ने भी किया, पीपल्स पार्टी के खिलाफ कितने फैसले आए, उनके वजीर आज़म को फारिग किया गया, लेकिन उन्होंने कभी कोर्ट पर हमले नहीं किया, ये ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। मुझे नहीं मालूम PTI ने कौन सा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का फैसला, नहीं मालूम, ये शायद बता दें जहांगीर भाई कि उन्होंने कौन सा फैसला नहीं। सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग की गई ना जजेस की, फैसलों की, वो PTI के अकाउंट से जो करते रहे ना। मसूद रजा साहब, मैं जो कह रहा हूँ, आप मेरी बात सुने, मैं जो कह रहा हूँ कि मैं फैसले की बात देखें, हम जब एक फैसला कोर्ट कर देती है आपको मानना पड़ता है, मनो अन उससे मानना पड़ता है। बेशक आपको नापसंद हो, आप उसकी तनकीद कीजिए सुख, लेकिन आप पाबंद हैं उसके अंदर आइन मानने की। इन्होंने ट्रोलिंग करना है, किसी को बुरा करना, वो अलग बात है, उसके लिए आप अलग चीज़ कीजिए, लेकिन फैसले को ना मानना है समथिंग। किसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था सर 97 में, जब जस्टिस सज्जाद अली शाह चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुआ करते थे, हमला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और जज साहब उठ के चले गए थे, फिर उनको फारिग कर दिया गया था बाद में जज। ये भी हमने सब चीज़ें देखी। फिर हमने वो भी देखा कि किस तरह जजमेंट्स ली गई शहीद बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ जरदारी के साथ, किसने कह के वो जजमेंट्स कोर्ट से ली गई। देखिए ना, ये सब बातें हम आप भूल जाती होंगे अभी, लेकिन सारी दुनिया को याद है कि ये आप लोग थे जिन्होंने किया। अब आप हुकूमत में हैं, अब आपको एक हुकूमत प्लेट में रख के दी गई है, एस्टेब्लिशमेंट की मरून मिन्नत होना चाहिए आपको। आप पे एक जिम्मेदारी है कि आप आइन को माने। आप एक किसी और की सीटें लेने के चक्रों में थे क्योंकि आप आइन की तरमीम करना चाह रहे थे, वो प्लान आपका ख़राब हो गया, इसलिए आप लोग इतनी तकलीफ में हैं और इतनी बातें कर रहे हैं। वोट की बात आपको मानना पड़ेगी, नहीं मानेंगे तो आपका भी इख्तिताम नाम होगा दास्तान। मैं इस पर आपसे भी पूछूंगा कि जो फैसला आया इसकी इम्प्लीमेंटेशन वाकई हो पाएगी, क्योंकि अभी तक तो बड़ी चहमगोइयाँ हो रही हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होगी या नहीं होगी। लेकिन जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, क्या इस तरह के रिमार्क्स जो दिए जाते हैं इनको कहीं स्टॉप लगना चाहिए? क्या ये 183(4) के ज़ुमरे में आते हैं और इस पर खुद सुप्रीम कोर्ट को कोई एक्शन लेना चाहिए?
देखिए इसमें तो अगर कहीं पे कंटेम्पचुअस हों तो फिर कंटेम्प्ट के ज़ुमरे में आते हैं। 184(3) जो है वो शायद किसी और मकसद के लिए है। मगर हमको जो है ना, जब एक जो डेमोक्रेसी है इसकी इसके जो एक बेसिक इंग्रेडिएंट है उसमें आपकी बर्दाश्त होती है, पेशेंस होता है। जब आपके अंदर वो पेशेंस मौजूद ना हो, आप बर्दाश्त न कर सकें कोई चीज़ जो मुखालफाना होती है या जो आपकी मर्ज़ी के अगेंस्ट आ जाती है, तो फिर इसका मतलब ये होता है कि आप उस जमहूरियत के काबिल नहीं हैं। इसको एक्सेप्ट करना होता है और फिर आपका जो पूरा ढांचा है वो 3 पिलर्स पे कायम है। उन 3 पिलर्स पे आप एक पिलर पे जिस वक्त आपका जी चाहे आप जो है ना जिस तरह की मर्ज़ी ज़ुबान इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल गलत होता है। ये आप नुकसान लॉन्ग रन में करते हैं। आज तो चले कोई बर्दाश्त कर जाएगा, फ़र्ज़ करिए कि ज़ुबैरी साहब को कहें, जदून साहब को कहें कि आए जनाब आप जो है ना ये आगे जो है ना आइंदा की जिम्मेदारियाँ ये अदलिया वाली आप संभालें, वो कहेंगे नहीं बेजार हैं। उसके बाद एक आता है जो है ना कामरान साहब आते हैं, वो जो दिल करता है कह जाते हैं। दूसरा कोई दोस्त आता है, उसका जो मुँह में आता है वो जो है ना फरमा जाता है इरशाद। तो ये फिर जो है ना आप अच्छे लोगों से मारूम हो जाएंगे। बिल्कुल सर, जमहूरियत का तकाजा ये है कि आप इसको एक्सेप्ट करें। तो सर ये फरमाएं कि मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है, अब इस पर नून लीग जो है वो रिव्यू में चली गई है, उसने एप्लीकेशन दायर कर दी है। तो अब काजी फाइज साहब ने भी फरमाया कि अगर फौरी तौर पर इसको ना सुना जाए तो ये ज़्यादती होगी। क्या मुस्तकबिल नज़र आ रहा है आपका रिव्यू का इस केस के? देखिए हम खुद भी बजाते खुद जो है ना एज ए पार्टी हम इसके अफेक्टी थे, मगर हमने डिसाइड किया कि हम नहीं जाएंगे रिव्यू में। हमने एक्सेप्ट कर लिया इस फैसले को, एज ए पार्टी एक्सेप्ट किया। तो हम और एक खैर सगाली का हमारा इसमें इजहार था। अब अगर ये नहीं सुना जाएगा तो ज़ाहिर है ये फैसला जो है फील्ड होल्ड कर रहा है तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो जानी चाहिए। और ये रिवर्सेबल है। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि किसी स्टेज पे जाके रिव्यू हो जाता है आर्डर, फ़र्ज़ करते हैं 1 मिनट के लिए, तो वो उस तरह से रिवर्स हो जाएगा जैसे आज रिवर्सल इसकी हुई है। जो लोग थे हम उसमें शामिल थे, जो लोग थे वो आज नहीं है, तो कल नहीं होंगे। मुल्कों को चलना है, अदारों को चलना है, जमहूरी रवायात को चलना है, ना कि मेरी ज़ात और ख्वाहिश को चलना है। ठीक है। तो जहांगीर जदूर साहब, ये इस केस की इम्प्लीमेंटेशन अभी तक क्यों नहीं हो पाई? इसमें आपको जो मूड है वो क्या नज़र आ रहा है? क्योंकि जाहिर सी बात है अखबार भी आप पढ़ते होंगे, ख़बरें भी देखते होंगे, बयानात भी सुनते होंगे। एक ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक के बाद ज़रा मुझे बताइए कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आखिर ताख़ीर हमें क्यों महसूस हो रही है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। मखसूस नशिस्तों के फैसले के ख़िलाफ़ रिव्यू फ़ाइल कर दिया गया है और कब उसकी समाअत होती है उसकी डेट तो वापस जब सामने आएगी तो आपको बताएंगे। जहांगीर जदून साहब, जब इस तरह के फैसले आ जाएं, जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब ने फरमाया कि फौरी तौर पर अमल दरामद हो जाना चाहिए, रिव्यू में अगर कोई तब्दीली आती है तो फिर ये रिवर्सेबल होता है। आपकी क्या राय है? क्या आपको ही महसूस हो रहा है कि इस फैसले की अमल दरामद में कुछ ताख़ीर हो चुकी है? नहीं, मैं बिल्कुल कामरान भाई के बात के साथ 100% एग्री करता हूँ कि इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो अगर कल को रिव्यू के अंदर फैसला रिवर्स होता है तो जिसका जो राइट होगा उसको मिल जाएगा। इसमें ना इम्प्लीमेंट ना करने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए, सबसे बड़ी जो है इसमें स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के आइन के दस्तूर के आर्टिकल 218, 219 के मुताबिक ये आइनी जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की कि वो फेयर इलेक्शन कराए, और फेयर इलेक्शन के अंदर रिजर्व सीट का इलेक्शन भी शामिल है। क्योंकि जब तक असेंबली कंप्लीट नहीं होती, उस वक्त तक जो भी इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और जिस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इलेक्शन होता है तो सबसे ज्यादा बेसिक और आइनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। तो मेरे ख्याल में आज जो फॉर्म 47 की हो रही है, चाहे वो रिजर्व सीट की हो रही है, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन कमीशन इसका जिम्मेदार है। जो भी गलतियां हुई हैं, जो भी गलत काम हुए हैं, उसकी जो जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। मगर इलेक्शन कमीशन का ये कहना कि हमने पिछला जो फैसला था उसकी तशरीह में कोई कोताही नहीं बरती, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमल दरामद किया, तो ये सूरत हाल जो बनी इसमें कितना दम है? इलेक्शन कमीशन बिल्कुल झूठ बोल रहा है। इलेक्शन कमीशन पहले 90 डेज वाला इलेक्शन था, कभी वो पिंग पोंग, कभी कहता है सदर के इख्तियार नहीं है, मैं खुद डिसाइड करूंगा। फिर सुप्रीम जितना भी काम हो रहा है वो इलेक्शन कमीशन जो है वो चाबी पे चल रहा है, और इसको जो चाबी देने वाले हैं पीछे वो बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन जो है
वो अपना इंडिपेंडेंट जो उसका आईनी काम है वो नहीं कर रहा। अगर इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो इस मुल्क के अंदर, वो आईनी जो उसकी जिम्मेदारी वो पूरी करे, तो इतने मसाइल ना पैदा हों। ये इस मिसाल जो भी इलेक्शन के अंदर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के अंदर, उसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान की अदालतें हैं। अगर ये दो अदारे आज़ाद हो जाएं तो मुल्क के अंदर ना कोई डेमोक्रेसी को डिरील कर सकता है, ना कोई ये कह सकता है कि हम मानेंगे नहीं फैसला, हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। अब इलेक्शन कमीशन किस पे इजलास बुला रहा है जी कि इसमें कौन सी शेक माननी है, कौन सी नहीं माननी? ये तो देखिए ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जस्टिस है, डायरेक्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगती है इलेक्शन कमीशन पे। अगर वो फैसले को तखीर भी करता है तो न मानने का सवाल नहीं पैदा होता। ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है किसी की। कोई वकील इसमें ये नहीं कह सकता जी इलेक्शन कमीशन अब सोचे जी कि मैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानूंगा या नहीं। और पूरी सुप्रीम कोर्ट है, 13 में से 11 जजेस ने कहा है कि जी ये जो डिसीजन था इलेक्शन कमीशन का, उससे इंटरप्रिटेशन गलत की है। पीटीआई पार्लिमानी पार्टी है ना, वो खत्म हुई है एज ए पार्टी ना कुछ। तो अब इसको खत्म करने वाला इलेक्शन कमीशन था। उसने उन्होंने कहा जी आप आजाद उम्मीदवार हैं, किसी को बैंगन दे रहा है, किसी को तोरी दे रहा है, किसी को करेला दे रहा है। ये कोई दुनिया के अंदर किस तरह इस तरह होता है? कोई निजाम है, इसको चलने दे। इसमें सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है उसकी जिम्मेदारी है वो इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन जो है ना वो क्रिमिनल एक्ट की हद तक चला जाता है। भाई आपका काम है आप फेयर इलेक्शन कराएं, जो भी पार्टी आपके सामने, कोई PMLN, कोई JUI, कोई PTI है, आप डिस्क्रिमिनेट ना करें, किसी कहने पे ना करें, खुद ना करें। आपका तो काम, यहाँ पे तो इतना लोगों को ट्रस्ट हो कि आंखें बंद करके कहें जी हमारा इलेक्शन कमीशन जो है दुनिया का बेहतरीन इलेक्शन कमीशन है कि वो फेयर इलेक्शन कराता है। लेकिन आज आप इसकी क्रेडिबिलिटी आप खुद बताएं, आप मतलब मीडिया से बहुत बड़े एक स्टेक होल्डर है मीडिया के। मीडिया बताए इलेक्शन कमीशन जो है वो आज़ादी के साथ इलेक्शन होल्ड करता है पाकिस्तान के अंदर। 2018 में क्या किया है, अब क्या कर रहा है? तो ये बेसिक जो है सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बुराई की जड़ जो है मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है, आपने बहुत सख्त बातें की। उनका जाहिर सी बात है मेरे पास इस वक्त इलेक्शन कमीशन अगर चाहे तो अपनी वजाहत दे सकता है, हमारा फोरम उनके लिए हाजिर है, लेकिन देर तो लग रही है, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है। आबिद ज़ुबैरी साहब, याद होगा आपको कि और बहुत अच्छी तरह याद होगा, आप पूरे इस प्रोसेस में बड़ा की रोल था आपका भी, साहब देख रहे थे आप। ये जब PTI के लोगों ने मरकज़ी हुकूमत से इस्तीफ़ा दे दिया था और फिर उसके बाद उनके इस्तीफ़े कबूल नहीं हो रहे थे, और फिर स्पीकर साहब का मुतालबा ये था कि फ़र्दन लोग उनके पास आएँ और फिर वो अपने इस्तीफ़े मंजूर कराएं। फिर एकदम उन्होंने सारे इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल कर लिए थे, और उस वक्त भी कोर्ट का एक फ़ैसला आया था कि जी इनके इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल ना किए जाएँ। तो इस दफ़ा इस इम्प्लीमेंटेशन के मामले में स्पीकर कौमी असम्बली का भी कोई किरदार होगा, और वो आप क्या देख रहे हैं? देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं, उस जजमेंट में 15 दिन का टाइम दिया गया था उन लोगों को कि अपने जिन्होंने हल्फ या बयान उस तरह से नहीं दिया था। तो मुझे नहीं मालूम कि सब के सब ने वो दे दिया और 15 दिन के पीरियड पूरा हो गया। तो अगर वो हो गया, उनके पास फॉर्म्स आ गए हैं उन 41 लोगों के जिसके लिए 15 दिन का टाइम दिया गया था, जो PTI के लोग थे, लेकिन किसी वजह से कि वो अपने पार्टी की नहीं दिखा सके थे कि वो किसी पार्टी में है, बिकॉज आप जानते हैं उनको तो फॉर्म जमा कराना कितना मुश्किल था, पुलिस उनको रोक रही थी, RO उनके फॉर्म्स नहीं ले रहा था। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए 15 दिन। और 3 दिन वाली बात जो की जा रही है गलत है, कोई इंडिपेंडेंट नहीं, 11 जजों ने कह दिया ये पार्लिमानी पार्टी है, PTI के लोग हैं ये। तो इस वजह से तो अब उनके ऊपर कोई चांस नहीं रह जाता, क्योंकि मैं थोड़ी जहांगीर भाई की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, और बल्कि मैं तो हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि ये आइन का सबसे बड़ा तोड़ने वाला इस मुल्क में आइन, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है विद द सपोर्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वो जो उनसे कहते हैं वही वो कर रहे होते हैं, और उनके हुक्म पे ये सब हो रहा है कि आज हमारे धांधलीशुदा इलेक्शन हुए, उसके बाद जो हुकूमत आ गई उसके अब पूरा सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कर दी है कि जी ये सीटें उनको देनी चाहिए, आप उनके हल्फिया बयान लेके आप उनको सीटें दें और रिजर्व सीटें दें। जब ये दे दी जाएंगी तो स्पीकर का उसमें रोल यही होगा कि वो आके उनको हल्फ दे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन नोटिफाई करेगा कि जी ये लोग हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं, ये सब PTI के लोग हैं, इनकी ये रिजर्व सीट्स बनती हैं, और नोटिफिकेशन इशू होगा, स्पीकर विल हैव टू गिव देम ओथ। जी। तो उसने तो कह दिया इलेक्शन कमीशन ने कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर कहीं वजाहत चाहिए होगी तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं, लेकिन आपने लेकिन आप देखिए मुझसे क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने फैसला किया कि हम इस फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी वो फैसला कर रहे हैं इसके ऊपर। और दूसरी बात कह रहे हैं, फिर भी इंसिस्ट कर रहे हैं, फिर भी मुज़िर हैं इस बात पे कि जी हमारी इंटरप्रिटेशन सही है। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजेस, जिन जज
चीफ जस्टिस साहब जिन्होंने बल्ले का फैसला किया और बल्ले का निशान लिया, उनके ऑर्डर को अपहोल्ड किया, जबकि हम सबकी रिजर्वेशन थी उस फैसले के बारे में, वो कह रहे हैं कि इन्होंने गलत इंटरप्रेट किया। वो दे हैव द ऑडेसिटी टू से कि जी हम जो बात कह रहे हैं वो सही है, आपकी आला अदलिया ने कह दिया कि आप गलत हैं, आपने सारा सिस्टम डिरेल किया, आप फिर भी इंसिस्ट कर रहे हैं और आप हम पे एहसान कर रहे हैं, इस मुल्क पे एहसान कर रहे हैं कि जी हम अदलिया की बात फैसला किया है कि जी हम अदलिया के बात रवैये के मद्देनजर कौन है फैसला करने वाले कि चले यहाँ से मामला आगे बढ़ भी जाएगा तो कौमी असेंबली में जाकर फिर क्या बनेगा। माजी की मैंने एक मिसाल भी दी आपको, तो जब वो नहीं, वो आपने मिसाल दी, वो अलग इशू था, वो भी एक इशू था, उसको भी चैलेंज करना चाहिए था कि वो जो स्पीकर थे उस जमाने के वो भी वो तो नहीं दे रहे थे उनको, पहले तो उन्होंने छोड़ना नहीं चाहिए था, छोड़ दिया कि जी हमारे हो गए, अब कह रहे हैं वापस ले लो, फैसला भी आ गया, तो आप उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाते ना, आपने एग्जीक्यूशन। देखिए सबसे बड़ी गलती इस मुल्क में क्या हुई, पिछले साल जब इलेक्शन के 90 दिन का फैसला आया और इन लोगों ने नहीं किया, कोर्ट को कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स देनी चाहिए थी। और मैं आपको बताता चलूँ, आर्टिकल 204 है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आला अदलिया को इख्तियार देता है कि जो कंटेम्प्ट अगर कोई हद तक इज्जत करता है अदालत की, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 को मिला के, तो ये उनके पास इख्तियार है, आइन उनको इख्तियार देता है आर्टिकल 204 में कि एक्शन ले। तो ये अगर ये होगा तो 204 उनको इन्वोक करना चाहिए इन लोगों के खिलाफ, क्योंकि मैं तो कहता हूँ कि आइन को सबसे बड़ा तोड़ने वाला इस मुल्क में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, और फिर हुकूमत जिसने जजमेंट्स नहीं मांगे। जो इसको अभी इस तरह की बात करे उस पर कोर्ट अब पीछे नहीं हटे, क्योंकि देखें कोर्ट पिछले साल पीछे हट गई थी, उन्होंने कुछ नहीं किया था, और आज हम उसका अगर मैंने उस वक्त भी कहा था कि एक दफ़ा इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, ये इनका वतीरा बन जाएगा, ये फिर बाद में यही इशू आएगा। और इन कुछ जजों को जो उस वक्त मुखालिफ थे उन चीज़ों के, मैंने उस वक्त भी बात खड़े होकर कहा था कि देखिए आप इस वक्त इस बात कर रहे हैं, ये आपके सामने आएगी ये बात आगे जाके, आज आ गई ये आप देखिए। ठीक, कानून साहब, ये जाहिर सी बात है कानून के मामलात, आइनी मामलात हम मौरूज़ी जो हालात हैं उनसे अलग होकर तो नहीं देख सकते, और मौरूज़ी हालात आपके सामने मौजूद हैं। मैं बार बार ये सवाल कर रहा हूँ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन, इस फैसले की, अगर इलेक्शन कमीशन से हम बात आगे बढ़ भी जाती है तो सुप्रीम पार्लियामेंट के अंदर जब पहुँचेगी, स्पीकर साहब के पास मामला पहुँचेगा, तो वहाँ पर क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं माजी का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए? मैं पहले जो देख रहा हूँ, एज ए पॉलिटिकल वर्कर बात कर रहा हूँ, मैं पहले जो देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मामले को उलझाएगा, और उसमें कुछ लोगों के जो फॉर्म जो है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ मेंबर्स के कि पीटीआई के हैं और कुछ ने ब्लैंक दिया हुआ है शायद। पहले तो यहाँ पे मामला उलझाया जाएगा, और फिर उसके बाद जब उस उलझन से फिर आगे जो है ना, वो ज़ाहिर है कोई लिटिगेशन शुरू होगी, और उसका वो लिटिगेशन के नतीजे में कोई फैसले आएंगे, फिर देन जो है ना वो आगे जाके फिर इसको पार्लियामान के स्टेज पे जो है ना मज़ीद उलझाने की कोशिश की जाएगी, और इससे हालात ख़राब होंगे, ये कोई अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये अच्छा है कि जो इस ग्रीन बुक में लिखा हुआ है उसको मान लिया जाए। पाकिस्तान के लिए सिर्फ ये अच्छा है कि उस फैसले से आप इख्तलाफ करते हैं या इत्तफाक करते हैं, उसको आप इम्प्लीमेंट कर दीजिए। उसके बाद लड़ती हेमन फाल जो आप इसके ऊपर बैठ के कि इसका नतीजा ये निकलेगा कि उसके बाद खुदा न खास्ता पाकिस्तान का ये हो जाएगा, उसका नतीजा ये निकलेगा। भाई पाकिस्तान का कुछ नहीं हो रहा, आपका अपना ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत चली जाएगी, चली जाए। इससे जमहूरी मुल्कों में हुकूमतें आती भी हैं, जाती भी हैं, और रोज़ बदली होती हैं, ये कोई ख़ास बात नहीं होती। सर, ये एडहॉक जजेस वाला जो मामला है, अब ये तमाम जो कानूनी और आइनी मामलात हैं, क्या एडहॉक जजेस वाले मामले को, क्योंकि पीटीआई की तरफ से मुसलसल इसको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ात इस पर ज़ाहिर किए जा रहे हैं, क्या इस तमाम सूरत हाल से एडहॉक जजेस वाला मामला जो है इसको हम कहीं जोड़ सकते हैं? कोई लिंक बनता है इसका? देखिए, इसमें बज़ाहिर तो नहीं बनता, क्योंकि अगर रिव्यू होगी तो वो रिव्यू वही सुनेंगे जिन्होंने पहले इस केस को सुना है, मासवा इसके कि उसमें कोई रिटायर हो जाए या ज़िंदगी मौत हमारे साथ लगी होती है, तो उन्हीं लोगों ने सुनना है, बज़ाहिर नहीं बनता। मगर सूरत हाल ऐसी हो गई है जिसमें शकूक पैदा हो गए हैं। उन मोहतरम जजेस को जिनको बेडाक जजेस के तौर पे कहा गया है कि आप आ जाइए,
उनको भी जो है इस मामले में मुश्किल में डाला गया है। उसकी रीज़न्स हैं, उसकी रीज़न ये है कि आप कई महीने तक जो है वो 13 जजों के ऊपर जो है वो यानी 17 की आपकी स्ट्रेंथ थी, आप 4 कम करके काम चलाते रहे और उसका नतीजा ये निकला कि आज 59,000 से ज़्यादा केसेस आपके पेंडिंग हैं। पहले 56-57 पे चल रहे थे, 2-4 हज़ार और बढ़ गए, केसेस लगते नहीं रहे। अब इस बात का ये कहना कि जी वो पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है, तो भाई पेंडेंसी तो पहले भी बढ़ी हुई थी, तो उस वक्त आप 4 जज माइनस करके जो एक्चुअल स्ट्रेंथ थी उसके बगैर क्यों चला रहे थे। तो बहुत सी बातें ऐसी स्ट्रेंथ ऐसी वो जो है इस मामले को जिसमें शकूक व शुबात है उसको स्ट्रेंथ देते हैं, तो इसलिए बेहतर ये था कि वो ना आते। तो अब हो गए हैं, अब उनका टेस्ट शुरू हो जाएगा। ये इज़्ज़त है, इज़्ज़त की जगह है, इसको कोई तमाशे की जगह ना बनाइए और इसमें इज़्ज़त वाला मामला इसके साथ रखिए। जी जहांगीर जद्दून साहब, अक्टूबर में जनाब काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनकी टर्म पूरी हो जाएगी और नए चीफ जस्टिस आएंगे, तो इन चंद महीनों के दौरान अगर जैसे कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि पहले भी बैकलॉग तो मौजूद था केसेस का और अभी मौजूद है, उसमें थोड़ा और इजाफा हो गया है, इस मौके पर अगर ये एडहॉक जजेस को अपॉइंट करने का फैसला ना किया जाता तो आप समझते हैं ये बेहतर फैसला होता? नहीं, बिल्कुल। मेरी राय तो यही है कि जो इसकी टाइमिंग है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और यूं ही ये फैसला हुआ है उसका अपना रिजर्व सीट का, उससे फ़ौरन जो है इन्होंने फिर एक ही होता है ना कि आपने एक जज लगा दिया एडहॉक, तो ये 4 जजेस जो है टाइम इन्होंने अनाउंस किए, एकदम जो है वो कमीशन की मीटिंग बुला ली, तो इसमें बहुत लोगों की आंखें खड़ी हो गई कि ये क्या हो रहा है। तो इसमें जाहिर है पेंडेंसी तो बिल्कुल ये कामरान भाई की बात ठीक है, और अब भी मुझे तो 100% यकीन है कि ये पेंडेंसी 4 भी आ जाएंगे तो इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। तो ये तो देखें ना, सुप्रीम कोर्ट जब से एक चीफ जस्टिस आता है तो वो 2-3 महीने पहले अपना एक वर्किंग पेपर या एक प्लान बताता है, वो उसको पता होता है कि मैंने जिस तरह मंसूर अली शाह है तो उन्होंने पूरा इस पर काम किया हुआ है कि मैंने आगे जाकर डिजिटलाइजेशन किस तरह करनी है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि मुझे ये भी पता हो कि बदीन के अंदर जो बैठा हुआ सेशन जज है वो किस तरह फैसले कर रहा है, उसके पास क्या पेंडेंसी है, क्योंकि ये नीचे से सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि पेंडेंसी अगर हम नीचे वाली कोर्टों में कम कर दें, उसका कोई मैकेनिज्म, जिस तरह उन्होंने बहुत ज्यादा जोर दिया हुआ है आर्बिट्रेशन पे कि लोग अपने जो है उनके पैसों की भी बचत हो, टाइम की भी बचत हो, आर्बिट्रेशन की तरफ जाएं, तो ये उनका एक ऐसा स्टेप है जिसपे फोकस कर रहे हैं कि ताकि मैं आगे चीफ जस्टिस बनूं तो मैं क्या रिफॉर्म्स लाना चाहता हूँ। तो जब काली साहब बने थे तो या तो वो डाक जज वो उस वक्त लगा लेते या जो है जजों की स्ट्रेंथ पूरी कर लेते, तो मेरे ख्याल में उस वक्त तक बैकलॉग जो है वो कम होता, लेकिन उन्होंने उस तरफ उस वक्त तवज्जो नहीं दी। तो अभी आखिर में आके इसकी टाइमिंग जो है ना, इससे लोगों के बड़े शकूक शबात हैं कि अब जाने वाले हैं अब 2 महीने के, तो या सबसे बेहतर ये है कि ये छोड़ जाते कि जी नए चीफ जस्टिस जब आएंगे 2 महीने के बाद, अभी तो वैसे भी छुट्टियां चल रही हैं, तो उसके बाद उन्होंने जो भी फैसला करना होता कि वो एक जज लगाते हैं, डाक नहीं लगाते, 2 लगाते हैं, या वो उसी सुप्रीम कोर्ट की जो कैपेसिटी है या परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करके भी तो खत्म कर सकते हैं ना। देखें जस्टिस जो आसिफ सईद खोसा थे, उसकी जजमेंट से आप बेशक इख्तलाफ करें, मुझे खुद भी बड़े इख्तलाफ है उनकी जजमेंट से, लेकिन उन्होंने कोर्टें कायम करके अपने जब बेंच नंबर 1 में बैठते थे तो मर्डर रेफरेंस कम से कम 8, 10, 15 केस जो है उसी दिन डिसाइड कर रहे थे। तो उन्होंने क्रिमिनल केसेस की पेंडेंसी काफी हद तक खत्म कर दी थी, लेकिन उसमें जाने के बाद फिर जो है अब कई जज ऐसे सुप्रीम कोर्ट के उन्होंने कहा जी हमारे पास क्रिमिनल जो बेल है, क्रिमिनल केस जो है, मर्डर रेफरेंस तो बड़ी दूर की बात है, जेल पिटीशन है, ये हमारे पास न लगाएं। तो ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उसकी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी पे भी सवाल उठते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है अगर इतनी पूरी स्ट्रेंथ है तो उसके बावजूद जो है डाक जज लग रहे हैं, इसका मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे जजों के साथ परफॉर्म नहीं कर सकती। तो अगर इन जजों को लगाने के बाद अगर फिर पेंडेंसी है तो इसका मतलब है कि फिर वो 4 जज और लगाएंगे। इस तरह पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो 20-25 कोई उसकी लिमिट नहीं रहेगी कि कितने जज आपने रखने हैं। तो मेरे ख्याल में इस तरह पे को सोचना चाहिए कि इस तरह के जो बंदा रिटायर हो रहा हो उसके करीब जो है ये फैसला जो है वो मुनासिब नहीं लगता। ठीक है, आपने टाइमिंग की बात की तो मैं आबिद ज़ुबैरी साहब से ही पूछूंगा, लेकिन एक ब्रेक के बाद कि उनके नज़दीक ये टाइमिंग्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, जैसे जहांगीर जद्दून साहब फरमा रही। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब तक जो गुफ्तगू हुई उसके बाद सवाल ये भी बनता है कि इस हुकूमत को चलता हुआ कितना देख रहे हैं मेरे मौजूद मेहमान, क्योंकि फिच की रिपोर्ट हमारे सामने मौजूद है और इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी अदम इस्तेहकाम की, इस वक्त जो कमोडिटी प्राइसेस बैनुल-अक़वामी सतह पर हैं, जो ऑयल प्राइसेस बैनुल-अक़वामी सतह पर हैं, ये 3 फैक्टर थे जिनको IMF, वर्ल्ड बैंक सब कह रहे थे कि आगे
मुल्क की ग्रोथ का ताल्लुक इन 3 फैक्टर्स के साथ होगा। तो ना तो सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म हो रहा है, ना कमोडिटी प्राइसेस नीचे आ रही हैं, और ना ही ऑयल एंड गैस की प्राइसेस नीचे आ रही हैं। तो उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन आबिद ज़ुबैरी साहब, ये जो एडहॉक जजेस वाला मामला है, इसकी टाइमिंग का जिक्र किया जहांगीर जदून साहब ने। आपके नज़दीक वाकई टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है? जी बिल्कुल। हम लोग 7 मेंबरान थे पाकिस्तान बार काउंसिल के। हमने ख़त लिखा, हमने कहा कि पहली बात है कि ये जो आप अपॉइंटमेंट करने जा रहे हैं 4 जजों का, और शुक्र है कि 2 जजों ने जो हमारे सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से रहे थे, उन्होंने तो माजरत कर ली। मियाँ खेल साहब, जस्टिस मियाँ खेल ने माजरत की थी, लेकिन उनका नाम कंसिडर होके मेजॉरिटी से उनको भी नाम अप्रूव हो गया। अब देखते हैं वो हैं या नहीं है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन देखिए, टाइमिंग सारी बात थी कि सडनली ऐसा ये जो फैसला आया सीटों का, उसके बाद ये फ़ौरन एक नाम आ गया कि 4 जजेस हम एडहॉक बनाएंगे। सही बात है, आपके 17 जज पूरे हैं, आप उनसे काम कराइए। छुट्टियां आपने 1 महीने कम की, आप 1 महीने और कम कर देते। आप जजों से काम कराएं, जज बिल्कुल काम करने के लिए तैयार हैं। जैसे अभी जस्टिस खोसा की एग्जाम्पल दी उन्होंने, मर्डर रेफरेंसेज और क्रिमिनल केसेस बिल्कुल कम कर दिए थे। अब ले आए, अच्छे जजेस थे। हमने एक स्टैंड लिया कि हम हमेशा खिलाफ हैं रिटायर्ड जजेस की री एम्प्लॉयमेंट, खास वो जबकि आइन इजाज़त देता है अंडर आर्टिकल 182 के उनको लिया जाता है। उसी आर्टिकल 182 में ये भी लिखा है कि आप हाई कोर्ट से सर्विंग जजेस को ला के एडहॉक कुछ टेम्परेरी लगा सकते हैं। आपने पहले जो प्रपोजल दिया था, अब ये रिवर्सेबल फैसला तो नहीं है ना? आप कोई भी तनकीद करे, कोई खत लिखे, नहीं सर, आप ये चैलेंज तो हो, इस पे चैलेंज तो हो सकता है ना फैसला। आप देखिए ना, मतलब फैसला, आपने एक फैसला हुआ है, लेकिन ये फैसला चैलेंज तो हो सकता है अदालत के अंदर कि क्या ये जो जजेस अपॉइंट हुए हैं ये होने चाहिए थे, ये नहीं होने चाहिए थे। और अब तो खैर पहले तो 3 साल के लिए हो रहे थे, जबकि अल जिहाद ट्रस्ट का जो केस है 96 का, उसके अंदर लिखा हुआ है कि टेम्परेरी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। तो फिर मैंने देखा वो 1 साल का कर दिया गया। प्रपोजल 3 साल का था सर, आपको याद होगा जो खत लिखा गया था। तो अब ये सारी चीजें पाकिस्तान वाली बातें हैं हमेशा। अभी सब ये और उलझाव वाली बातें जी बिल्कुल। अब ये इस देखिए ना, इम्प्रेशन मसूद रजा साहब, इम्प्रेशन ये नहीं जाना चाहिए कि आप कोर्ट को पैक कर रहे हैं, अपनी मर्जी के जजेस लाके, अपने हम ख्याल जजेस लाके उनको अपॉइंट करके अपनी मर्जी के, आप माइनॉरिटी में चले गए या आप होगा। एक फिक्रा होता है, अमेरिका में ये बड़ा मशहूर हुआ था 1930s में, कि जब वहाँ के सदर ने कोशिश की थी एक्स्ट्रा जजेस बना के कोर्ट को पैक कर दिया जाए, तो ये पैकिंग द कोर्ट कहलाता है। तो हमारा एक व्यू था कि कहीं इसका ये इंप्रेशन ना जाए, टाइमिंग की वजह से मैं कह रहा हूँ, ठीक है, कि बड़े इज्जत वाले जजेस थे जिनका नाम दिया गया, कि कहीं ये ना इंप्रेशन आए कि आपने कोर्ट को पैक कर दिया। ठीक है, ठीक। तो कामरान मुज़फ़्फ़र साहब, ये इन तमाम हालात में भी मैंने जिक्र किया, फिच की रिपोर्ट भी आपने देख ली होगी, फिर IMF जो बात कर रहा था और वर्ल्ड बैंक जो बात कर रहे थे, तो जिन फैक्टर्स की तरफ वो इशारा कर रहे थे कि मुल्क की ग्रोथ, अब लोग जो हैं वो गुर्बत की तरफ जा रहे हैं, मज़ीद लोग ख़त गुर्बत से नीचे जा रहे हैं। कोई तकरीबन आधी के करीब आबादी हमारी ऐसी है जो एक वक्त का खाना नहीं खा सकती है, बिजली के जो रेट्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में और ये कानूनी और आइनी मामलात की जो एक उलझाव है, इसमें आप मौजूदा हुकूमत को कितना अरसा चलता देख रहे हैं? देखिए, सबसे जो बुनियादी चीज़ होती है कि जो हुकूमत हो उसके जायज़ होने पे लोगों का यकीन हो। और अगर फ़र्ज़ कर लीजिए कि पाकिस्तान के आधे लोग या दुनिया के आधे लोग इस बात पे बिलीव करते हों कि ये हुकूमत जायज़ नहीं है या नाजायज़ है, तो वो कोई आके यहाँ इन्वेस्टमेंट करेगा? आंसर है कि नहीं। ये तो ख़ुद अपने पैसे ला के भी इन्वेस्ट नहीं करते, अपने बच्चे तो सबके इनके बाहर जो है ना वो अपना काम करते हैं। तो जो लोग अपने पैसे ला के यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करते, वो दूसरे को कैसे जो है ना इस बात पर रजामंद कर सकते हैं कि आप लाएँ यहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो नतीजा ये होगा कि ये हम जो है दिन ब दिन मज़ीद ख़राब होंगे, और जब ख़राब होंगे उसके नतीजे में सियासी बेचैनी मज़ीद बढ़ेगी और इनके जाने का, अपने जाने का वक्त मज़ीद करीब आता जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा शायद दूर नहीं होगा, अगस्त के बाद या अगस्त के मिड से आप देखेंगे कि मामला जो है ना वो ख़ासे जो है वो इनके हाथ से निकल गए होंगे। ठीक है जदू साहब, आप इत्तेफाक करते हैं कामरान मुज़फ़्फ़र साहब की इस बात से कि अब हालात तो वाकई अच्छे नहीं हैं, कंट्रोल में लगता है कि हुकूमत की चीज़ें नहीं हैं, एक फ्रस्ट्रेशन भी नज़र आ रही है, तो ये अगस्त के बाद ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हुकूमत के लिए ख़तरात पैदा हो जाएँ? नहीं, लेकिन देखें, मेरा ख्याल ये है कि आप कामरान भाई की अपनी का बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन जो लोग हुकूमत को लाए हैं, जिस वक्त तक वो हुकूमत को चलाएंगे, हुकूमत चलती रहेगी, चाहे वो लंगड़ी लूली चले या जिस तरह भी चले। लेकिन जब उन लोगों ने ये फैसला कर लिया कि अब ये हुकूमत को नहीं किसी और को लाना है,
तो फिर हुकूमत आगे एक दिन भी नहीं चल सकती। क्योंकि हुकूमत जिस तरह उन्होंने कहा है, देखे ना अभी क्रेडिबिलिटी जो है इस गवर्नमेंट की जो है वो बहुत नीचे है। देखे ना आप देखो विल ऑफ द पीपल या चोजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल इन अ ट्रू सेंस डेमोक्रेसी में हो तो उसके अंदर जो है वो लोगों की सपोर्ट आपको बहुत ज्यादा होती है। तो अब सारी दुनिया को पता है कि गवर्नमेंट जो है बनने से पहले ही 5 साल पता होता है कि नेक्स्ट गवर्नमेंट किस तरह बनेगी, कौन बना रहा है। तो इस वक्त जो भी गवर्नमेंट होती है किस वक्त तो उसकी क्रेडिबिलिटी जो है ऐसा जिस तरह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो नहीं होती। उसकी वजह होती है कि ये बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इससे इख्तलाफ नहीं करेगा कि गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिशमेंट बताती है। एस्टेब्लिशमेंट पहले पता होता है कि किसको वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, कि किस तरह की गवर्नमेंट चलानी है हमने और उसको कितना अर्सा चलाना है। इमरान खान की गवर्नमेंट देखें चली है, तो जब एस्टेब्लिशमेंट ने फैसला किया इसको नहीं चलाना तो वो धड़ाम से 3.5 साल के बाद गिरा दी है। तो इस गवर्नमेंट का वही असर है कि जब एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी तो गवर्नमेंट चलेगी, या वो उन्होंने फैसला कर लिया। मगर जब गवर्नमेंट परफॉर्म नहीं करती है तो फिर ये फैसला होता है ना कि इसका धड़म तख्ता हो जाए। तो ये आपको परफॉर्म करती नजर आ रही है, चाहे जायज हो नाजायज हो, कितने भी मामला। तो इन हालात में जो भी गवर्नमेंट आएगी उसके लिए परफॉर्म करना, जब तक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ऑन बोर्ड नहीं हो, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं होगा तो गवर्नमेंट अभी देखे ना, अगर लेट्स से कि गवर्नमेंट जिस तरह भी चल रही है, कल को इमरान खान की बेल हो जाती है, बाहर आ जाता है तो अफरा तफरी पैदा हो जाएगी। जाहिर है वो कहेगा जी मैं जुलूस कर रहे हैं, कहेंगे नहीं करने देंगे। पहले भी आपको हालात पता है किस तरह है। तो इस तरह के जब हालात पैदा हो जाते हैं तो फिर गवर्नमेंट के लिए जो चल रही होती है उसके लिए आगे चलना मजीद मुश्किल हो जाता है। ठीक है ना, गवर्नमेंट को जब अगर आप कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब होता है फिर लोगों की हुकूमत हो, लेकिन आपको पता है, सबको पता है कि यहाँ पे सर बहुत शुक्रिया, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। जहांगीर जदून साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहतरम जनाब जहांगीर जदून साहब, मोहतरम जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, मोहतरम जनाब आबिद ज़ुबैरी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और मामला यही है कि हुकूमत की क्रेडिबिलिटी कुछ भी हो उसको परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है, और इस वक्त हुकूमत की परफॉर्मेंस पर कई सवालिया निशान हैं। अगर ये सवालिया निशान लगे रहेंगे तो पाकिस्तान में हुकूमतें आती जाती रहती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।